Hello everyone, this is Badri with a very informative and wonderful session on William Wordsworth. We will cover all the exam points on William Wordsworth in 4 segments in this video. First of all, feature of Romantic Age. Second, William Wordsworth as a critic. Third, overview of his famous poem. And at the end of the video, we will see the anti-UGC NET question from William Wordsworth. So let's start with the introduction of William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 and died in 1850. 1850 में ही इनका प्रिल्यूड पब्लिश होता है, इम्पोर्टेंट डेट है, और 1800 में ही इनका पोएट ल्यूरियटशिप भी एंड होता है. एंड ही वॉज बोर्न एट कोकरमोथ इन कम्बरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड. लेक डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेक स्कूल ऑफ पोइट, ये वाला जो टर्म कोइन किया है वो फ्रांसिस जेफरी ने किया है. उसमें 3 पोइट हम पढ़ते हैं: सैमुअल टेलर कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे. एंड ही वॉज पोएट laureate फ्रॉम 1843 to 1850. सैमुअल टेलर कोलरिज फ्रेंडशिप बिगिन इन 1795 एट सोमरसेट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज मेजर फिगर हैं रोमांटिक एज के. सैमुअल टेलर कोलरिज and Wordsworth launched the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads. Lyrical Ballads which was published in 1798. डेट इम्पोर्टेंट है, साथ में ही इनका प्रीफेस भी आता है 2 साल के बाद में 1800 में. द वॉल्यूम गेव नीदर वर्ड्सवर्थ नोर कोलरिज नेम एज ए ऑथर. किसी का भी नाम नहीं होता है लिरिकल बैलेट के फर्स्ट पब्लिकेशन पे. अभी मेन फीचर्स क्या है रोमांटिक एज की, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम फीचर्स देखेंगे. फर्स्ट फीचर है नेचुरल पोइट्री. विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव इन पैंथीज्म, रिकग्नाइज नेचर एज ए लिविंग थिंग, टीचर, गॉड, एवरीथिंग. यहाँ पे वर्ड आया है पैंथीज्म. पैंथीज्म का मतलब ये होता है कि गॉड रिजाइड इन एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स. इट मीन्स कण कण में भगवान है, तो इससे एसोसिएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. और उनकी जो एपिक पोम है प्रिल्यूड 1850 में पोस्टुमसली पब्लिश की गई थी इनकी वाइफ मैरी हचिंगसन के द्वारा. सेकंड फीचर आती है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन बेसिकली सैमुअल टेलर कोलरिज ने बहुत काम किया है इमेजिनेशन पे. एंड यहाँ पे कीट्स का एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है इमेजिनेशन की. उन्होंने लेटर लिखा अपने एक फ्रेंड थे बेंजामिन बेली को. देन ये लिखते हैं यहाँ पे, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट ऑफ द होलीनेस ऑफ हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन की ट्रूथ बताई गई है, और ट्रूथ भी कैसी होनी चाहिए. लेट्स सी. व्हाट द इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ. ब्यूटी हमेशा ट्रू होनी चाहिए, और यही इमेजिनेशन सीज करती है, कैप्चर करती है. इमेजिनेशन स्पिरिचुअल फोर्स रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लैक के लिए. अभी देखते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज ने 3 टाइप की इमेजिनेशन बताई गई है, और उसमें पढ़ते हैं हम फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन. फैंसी जो है सिर्फ और सिर्फ हम किसी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वैसी की वैसी मेमोरी हमारे दिमाग में रह जाती है, दैट इज़ फैंसी. और सैमुअल टेलर कोलरिज के शब्दों में फैंसी सिर्फ फिक्सिटीज़ एंड डिफिनिटीज़ है. प्राइमरी इमेजिनेशन एक यूनिवर्सल पावर होता है हर एक पर्सन का, एक यूनिवर्सल फैकल्टी है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करती है. और जो प्राइमरी इमेजिनेशन से जो ऑब्जेक्ट्स हमारे दिमाग में रहते हैं ये एक एसोसिएट पावर है, और ये रॉ मटेरियल काम करता है किसके लिए, सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए. और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के पास में होती है, इट मीन्स पोइट के पास में होती है. पोइट में एक यूनिफाई, चीज़ों को यूनिफाई करने का पावर होता है माइंड में. एक्सपीरियंस हो चाहे इमेजिनेशंस हो, उनको यूनिफाई करने का काम सेकेंडरी इमेजिनेशन करती है. और ये चीज़ें हम बायोग्राफिया लिटरेरिया में पढ़ते हैं जो 1817 में पब्लिश हुआ था एस.टी. कोलरिज के द्वारा. और एस.टी. कोलरिज में चैप्टर नंबर 15 में फैंसी को कंपेयर किया गया है, फैंसी को टैलेंट से कंपेयर किया गया है, और इमेजिनेशन को जीनियस से कंपेयर किया गया है. द थर्ड फीचर ऑफ रोमांटिक एज इज द सबलाइन. सबलाइन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है लॉन्जाइनस का. लॉन्जाइनस ने सब्लिमिटी पे बहुत काम किया है, और 5 सोर्सेज उन्होंने सब्लिमिटी में दिखाए हैं.
और उसमें जो बेस्ट सोर्स है, जो प्राइम सोर्स है, वो लोफ्टी कास्ट ऑफ माइंड है, हमारा थॉट है, हमारा माइंड है, पहला सबलिमिटी का सोर्स। इन्होंने एडमंड ब्रूक ने सबलिमिटी के ऊपर पूरा का पूरा वर्क ही लिखा है, ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओराइजन ऑफ आवर आइडिया ऑफ द सबलाइन एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे सबलाइन का मतलब क्या है कि आर्टिस्टिक इफेक्ट मिलना चाहिए किसी भी टेक्स्ट से, और वो हमें स्ट्रोंग इमोशन क्रिएट करे, और वो स्ट्रोंग इमोशन है हमारा माइंड उसको फील करने में कैपेबल हो। और ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे यह है कि एस्थेटिक प्लेजर दे टेक्स्ट, तो इस तरह का टेक्स्ट कंपोज होना चाहिए। तो इस पे इन्होंने वर्क लिखा है। अभी देखते हैं हेलेनिज्म। अभी हमने पीछे पढ़ा है पैंथिज्म। पैंथिज्म वर्ड्सवर्थ हैं एसोसिएट, और हेलेनिज्म कीट्स हैं। हेलेनिज्म का मतलब यहाँ से यह है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी डेथ के बाद में ग्रीस में हेलेनिज्म पीरियड स्टार्ट होता है, और जितनी भी आर्ट थी, कल्चर्स थी और लिटरेचर थी, इनका जो इल्यूजन्स था वो इल्यूजन देखने को मिलता है हमें ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में, जॉन कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में। इनका नेक्स्ट फीचर आता है सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरलिज्म बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट है सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ में, और उनका जो वर्क है कुबला खान, उसमें हमें सैमुअल टेलर कोलरिज की सुपर नेचुरलिस्टिक क्वालिटी देखने को मिलती है। उसमें हम देखते हैं कि झंडू कैपिटल है, एल्फ रिवर है, केव्स हैं, फाउंटेन वाटर फाउंटेन है, ये सारी चीज़ें मिलके एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। और नेक्स्ट फीचर है मिलंकली। मिलंकली का मतलब ग्रीफ एंड सैड, वो हमें ओड टू नाइटेंगल में देखने को मिलता है, कीट्स की ओड टू नाइटेंगल में। इसमें कीट्स इससे पहले ऑप्टिमिस्टिक व्यू था इनकी लाइफ में, उसके बाद में पैसिसिज्म में कन्वर्ट कर दिया अपने माइंड को, और ग्रीफ एंड सैडनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया, और बेसिकली ओड टू नाइटेंगल में हमें देखने को मिलता है। मिडवेलिज्म, जॉन कीट्स की पोम में हमें मिडवेलिज्म भी देखने को मिलता है ला बेल डैम सन मर्सी में। इसका मतलब ला बेल डैम सन मर्सी का मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसमें हमें लव डेथ वाली थीम देखने को मिलते हैं, एक नाइट और एक फेरी लेडी की स्टोरी हमें देखने को मिलती है, और ये जो पोम है वो 15th सेंचुरी के राइटर हैं, उसके ऊपर ये पोम बेस्ड है। फिर नेक्स्ट फीचर आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मीन्स पर्सनल सेंटीमेंट, पर्सनल इमोशन, इंडिविजुअल्स इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें रोमांटिक एज में देखने को मिलती हैं। इनका जो नेक्स्ट फीचर है रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म में हम बहुत सारे राइटर पढ़ते हैं, जैसे अलेक्जेंडर पोप हुआ, ड्राइडन हुआ, स्विफ्ट हुआ, सैमुअल जॉनसन हुआ। तो इन्होंने जो जितने भी इनके वर्क्स हैं उनमें आर्टिस्टिक फीचर देखने को मिलेगी हमारे को, आर्टिफिशियल टाइप की। डिक्शन था बड़ा ही बोम्बास्टिक टाइप का था, जैसे हमें बोम्बास्टिक वर्ड्स देखने को मिलते हैं पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की। तो इन्होंने इंटेलेक्ट और रीज़न को यूज़ किया अपने राइटिंग्स में, तो इनके अगेंस्ट में था रोमांटिक पीरियड, और उन्होंने न्यू काइंड ऑफ पोइट्री लॉन्च करी है वर्ड्सवर्थ ने। जो उनका जो मेन थीम है मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब लैंग्वेज ऑफ मैन यूज़ किया है वर्ड्सवर्थ ने अपने पोम्स में। नाउ सी वर्ड्सवर्थ एज ए क्रिटिक। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स को मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। It was published in 1798 with an advertisement without name of author. Second edition or preface to poems published in 1800 had only Wordsworth listed as a author. Second edition enlarge किया गया था 1802 में, और इसमें 19 poems वर्ड्सवर्थ के द्वारा हैं और 4 poem कोलरिज के द्वारा हैं। इस कलेक्शन में पहली पोम द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा लिखी गई थी, एंड टिंटन एबी ये लास्ट पोम है इस कलेक्शन में वर्ड्सवर्थ की। इन प्रीफेस ही हैज़ यूज द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन रादर देन 18th सेंचुरी वर्स। इट मीन्स 18th सेंचुरी के टाइम के जितने भी राइटर्स हुए हैं तो उन्होंने अपने जो डिक्शन था वो बड़ा ही ऑर्नामेंटल और आर्टिफिशियल था, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने एडवोकेट किया है रियल लैंग्वेज ऑफ मैन के लिए। Fourth and final edition of Lyrical Ballad was published in 1805. अभी पर्पज क्या था वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस में, लेट्स सी।
to choose incident from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in selection of language really used by man। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, selection of language really used by man। Wordsworth claimed that the rigid aesthetic of neoclassical poetry are arbitrary and distort the freedom and naturalness of poetic expression। यहाँ पे कहने का मतलब है कि न्यू क्लासिकल जो पोइट्री थी वो आर्बिटेरी थी, मनमर्जी की थी, और उन्होंने फ्रीडम और नेचुरलनेस होती है पोइटिक एक्सप्रेशन का, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे वो उनके अगेंस्ट में जाते हैं वर्ड्सवर्थ न्यू क्लासिकल राइटर्स के। इन प्रीफेस वर्ड्सवर्थ सेड, पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ द इम्पेजेंट एक्सप्रेशन विच इज़ द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंस। इट मीन्स यहाँ पे पोइट्री को सुपरमेसी दिखाई गई है, जितने भी साइंसेज की जो ब्रांचेज हैं उनसे अबोव है पोइट्री। और ऐसी ही बात हम अरिस्टोटल को जब पढ़ते हैं तो देखने को मिलती है, पोइट्री इज सुपीरियर देन हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। तो दोनों में यहाँ पे सिमिलरिटी है अरिस्टोटल एंड वर्ड्सवर्थ में। वर्ड्सवर्थ गिव हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow powerful feeling, it take its origin from emotion recollected in tranquility। ये बहुत ही फेमस पोइट्री डेफिनेशन है, we all know about it। According to Wordsworth, poetic language is the language of common people speaking everyday expression and expressing everyday sensation of rural people in idealized rural life। अभी वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री को कंपोज करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए पोइट्री में। Let's see. Subject of poetry must be incidents and situation from common life. He took theme from humble rustic life in his own poetry. He said that ordinary things should be presented in unusual aspect, and its subject was against the urban tone of Augustan poetry of the town। Augustan means यहाँ पे न्यू क्लासिकल है, जो आर्टिफिशियल टाइप के डिक्शंस यूज करते थे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेन देखा जा रहा है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में, और सिर्फ हम्बल रस्टिक लाइफ देखा गया है, ऑर्डिनरी थिंग्स देखी गई हैं, नॉर्मल इंसिडेंट्स देखे गए हैं कॉमन लाइफ के। पोइट्री की स्टाइल क्या होना चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, पोइट्री शुड अवॉइड गॉडनेस पोइटिक डिक्शन। इट मीन्स आर्टिफिशियल डिक्शन को रिजेक्ट करते हैं। पोइट्री शुड बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, और मेड द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देयर इज एसेंशियली नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ये रियल लैंग्वेज ऑफ मैन को एडवोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बन रहा है कि ना तो प्रोज में फ़र्क है और ना ही पोइट्री में फ़र्क है, दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, बट इट इज़ सो कंट्रोवर्शियल पॉइंट हियर। अभी मीटर और राइम के ऊपर क्या व्यूज़ हैं वर्ड्सवर्थ के। मीटर एंड राइम इज डिज़ायरेबल, कैन बी यूज फॉर प्लेजर। भाई कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है मीटर और राइम पोइट्री के लिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, यह सिर्फ डिज़ायरेबल है जो प्लेजर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और यही वीकेस्ट पोर्शन है लिरिकल बैलेड के प्रीफेस का। पोइटिक प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तो पोइट्री जब कंपोज की जाती है तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेजेस से एक पोइट को गुजरना पड़ता है। लेट्स सी। ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, कंटम्पलेशन, कंपोजिशन। ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर और इंसिडेंट विच सेट अप पावरफुल इमोशंस इन द माइंड ऑफ पोइट। रिकलेक्शन, रिविजिटिंग पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर इन द मेमरी। कंटम्पलेशन, the memory is fused with thought and purge of non-essential element to make his experience communicatable to all men। Composition मतलब लास्ट में कंपोज पोइट्री का कंपोजिशन। सो ये 4 प्रोसेस होती हैं वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। कोलरिज क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक डिक्शन। अभी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के बीच में टकरार होएगी। कौन से पॉइंट को लेके कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ के ऊपर अटैक किया है। लेट्स सी। कोलरिज व्यू ऑन चॉइस ऑफ रस्टिक थीम एंड कैरेक्टर एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये चैप्टर नंबर 17 बायोग्राफिया लिटरेरिया में कोलरिज ने किसके ऊपर अटैक किया है, वर्ड्सवर्थ के जो रस्टिक थीम थी, कैरेक्टर थी, उनको लेके। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या लिखा है
वर्ड्सवर्थ डिड नॉट चूज द कैरेक्टर फ्रॉम लो एंड रस्टिक लाइफ एज इन पोम लाइक रुथ, माइकल एंड द ब्रदर्स। इन पोम में उन्होंने कोई भी रस्टिक लाइफ नहीं दिखाई गई है, ना ही रस्टिक कैरेक्टर लिया गया है, जबकि वो तो बोल रहे हैं वर्ड्सवर्थ तो कि रस्टिक लाइफ होनी चाहिए, रस्टिक कैरेक्टर होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ मैन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कोलरिज सेड दैट मीटर इज नॉट mere superficial decoration but an essential organic part of poem। वर्ड्सवर्थ का कहना ये था कि मीटर और राइम डिजायरेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे कोलरिज उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ये सुपरफिशियल डेकोरेशन नहीं है बट एक असेंशियल पार्ट है पोम का। कोलरिज सेज दैट बेस्ट पार्ट ऑफ मैंस लैंग्वेज does not result mere from communication with nature but from education, from the mind's dwelling on noble thoughts, idol of mastermind of humanity। कोलरिज का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट निकलता है कम्युनिकेशन का वो नेचर के साथ ही नहीं होता, हमारे को एजुकेटेड भी होना चाहिए, नोबल थॉट वाला भी बंदा होना चाहिए और आइडल होना चाहिए मास्टरमाइंड ह्यूमैनिटी का। अभी टी.एस. एलियट वर्ड्सवर्थ के ऊपर कैसे अटैक करते हैं, लेट्स सी। एलियट एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएटिविटी इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। डेट इंपॉर्टेंट है, 1919 में टी.एस. एलियट का ये ऐसे पब्लिश हुआ है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इस ऐसे में पोएटिक प्रोसेस क्या होती है वो बताते हैं। तो पहला पॉइंट तो यह है कि टी.एस. एलियट ने वर्ड्सवर्थ ने जो डेफिनेशन दी है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है क्या, ही कंसिडर वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री एज एन इनएग्जैक्ट फॉर्मूला। अभी इलियट के अकॉर्डिंग पोएट क्या होता है, पोएट इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इट मीन्स कि पोएट को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। इलियट रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ पोएट्री वर्ड्सवर्थ एंड सेड emotion recollected in tranquility is an inexact formula। He point out that in process of poetry composition there is neither emotion nor recollection nor tranquility। कहने का मतलब है कि इमोशंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रिकलेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ट्रैंक्विलिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं है टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, पोइट को तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का फिगर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलियट कंपेयर माइंड ऑफ पोएट टू कैटालिस्ट। यहाँ पे कैटालिस्ट मतलब एक तरह से प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, उसमें जो एलिमेंट होता है वो उस केमिकल प्रोसेस में तो पार्ट लेता है बट उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता है। इट मीन्स पोएट जब भी कोई चीज़ कंपोज करे, पोइट्री कंपोज करे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वो खुद की जो पर्सनैलिटी है उसमें वहाँ पे डालना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव व्यू होना चाहिए उसका, तो कोई इन्वॉल्वमेंट इमोशंस के साथ में नहीं होना चाहिए पोइट का। एंड द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन टू द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इलियट के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि पोइट के माइंड को तो कैटालिस्ट से कंपेयर किया है और जो पोएटिक जो प्रोसेस है क्रिएशन की वो केमिकल रिएक्शन से कंपेयर किया है। आगे देखो, वर्ड्सवर्थ के ऊपर फिर अटैक किया है टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट सेज poet is not a turning loose of emotion but an escape from emotion। It is not the expression of personality but an escape from personality। It means subjectivity नहीं होनी चाहिए पोइट्री में। अभी अर्नोल्ड एंड कीट्स का क्या व्यू है वर्ड्सवर्थ के ऊपर, लेट्स सी। वैसे बेसिकली अर्नोल्ड ने प्रेज करी है वर्ड्सवर्थ को। देन वर्ड्सवर्थ सेज ही इज नॉट फुल्ली रिकग्नाइज्ड एट होम, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believe that the poetical poem of Wordsworth is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद में थर्ड बंदा वर्ड्सवर्थ ही आते हैं पोइट्री कंपोजिशन में। और ये जो बात कही है उन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री जो 1888 में लिखी थी अर्नोल्ड ने। डेट इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट क्रिटिक एंड इट इज़ बी सिंसियरली रिग्रेटेड दैट ही हैज़ नॉट लेफ्ट अस मोर क्रिटिसिज्म। यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया है वर्ड्सवर्थ को। अभी जॉन कीट्स क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, लेट्स सी। जॉन कीट्स कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोइस्टिक सबलाइन।
इगोइस्टिक सबलाइन का मतलब यहाँ पे है कि वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोम्स हैं वो पूरी की पूरी नेचुरल ब्यूटी और इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर ये सारा दिखाया गया है। इट मीन्स इगोइस्टिक है वहाँ पे। और सबलाइन का मतलब यहाँ पे जो मीनिंगलेस एक्सपीरियंस दिखाई देता है, इट सेट डाउन टू राइट ए पीस, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। सबलाइन का मतलब यहाँ पे सबलाइम इज द पॉइंट वेयर नेचर ओवरकम रीजन, रीजन के ऊपर ओवरकम हो जाता है नेचर, दैट इज द सबलाइम एज पर जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ को इन्होंने इगोइस्टिक सबलाइन कहा है और ये उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को रिचर्ड वुडहाउस में, तब ये बात इन्होंने कही है। क्रिटिसिज्म बाय अदर मेजर फिगर्स, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ओनली। टेनिसन कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ही हैज़ अटर्ड नथिंग बेस, शैली ने भी क्रिटिसाइज किया वर्ड्सवर्थ को सिंपल एंड डल। अभी हार्डी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, क्योंकि हार्डी जो है पेसिमिज्म टाइप का राइटर था, तो उन्होंने क्या लिखा है, द लीच गेदर बाय वर्ड्सवर्थ वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। निराशा के लिए उन्होंने जो वर्ड्सवर्थ ने लीच गेदर लिखा है तो उसके लिए बेस्ट क्योर है बोला। विलियम हैजलिट क्या लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट ए ट्रूली ग्रेट पोएट एंड द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मैथ्यू अर्नोल्ड ऑल्सो कॉल्ड हिम द हाइएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। अभी हम वर्ड्सवर्थ को एज ए क्रिटिक पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन यूरोपियन मैगजीन। द फर्स्ट पोएम टू बी पब्लिश्ड वाज ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट ए टेबल ऑफ डिस्ट्रेस। इनकी जो अर्ली कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं वो है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। ये दोनों ही 1793 में पब्लिश की गई थी। उन्होंने एक टूर किया था फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी का, उस टाइम पे ये कलेक्शन लिखा गया था। डोरोथी वर्ड्सवर्थ हिज सिस्टर विलियम रोट ऑफ हर इन हिज फेमस पोएम टिंटन एबी। टिंटन एबी में डोरोथी के बारे में उन्होंने लाइंस लिखी हैं, माय डियर डियर फ्रेंड। द अफेयर विद एनेट इंस्पायर्ड द पोएम वाड्राकोर एंड जूलिया। एनेट का पूरा जो नाम है वो एनेट वेलन है और उनसे इंस्पायर होके उन्होंने एक पोम लिखी है वाड्राकोर एंड जूलिया। उनकी जो डॉटर हुई है एनेट वेलन की और वर्ड्सवर्थ की, उसका नाम है कैरोलिन, एंड कैरोलिन अपीयर इन सोनेट इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इनका जब सेकेंड विजिट फ्रांस में होता है तब ये पोम लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स। ये बॉर्डरर्स प्ले सिर्फ एक ही है इनके द्वारा लिखा गया, इसलिए ये अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और जो बॉर्डरर्स है वो वर्स ट्रेजेडी है, इट मीन्स वर्स में लिखा गया है, क्लोजेट टाइप का ड्रामा है, और ये सेट हुआ था किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के रेन के टाइम पे। वर्ड्सवर्थ बिगिन हिज सोनेट लंडन 1802 विद, इंपॉर्टेंट लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो मिल्टन के बारे में, मिल्टन को होमेज किया है वर्ड्सवर्थ ने। लाइन इंपॉर्टेंट है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। विलियम वर्ड्सवर्थ मॉडल्ड हिज प्रेल्यूड ए ब्लैंक वर्स एपिक है, जो पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर मॉडल्ड है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डे टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पेट्री। ये जो लाइन्स हैं माई हार्ट लीव्स अप में अपीयर होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी है, वो आप बताना कमेंट में। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, यहाँ पे जो ईस्टर्न डॉटर हैं वो एक ड्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाइन्स हैं वो ओड टू ड्यूटी वाली पोम में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, इन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस रेफरेंसेस टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन ने यंग एज में ही सुसाइड कर लिया था, तो यहाँ थॉमस चैटरटन का हमें रेफरेंस मिलता है इनकी पोम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। और लाइंस कैसे आती हैं, लेट्स सी। थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वेलस बॉय द स्लीपलेस सोल दैट पेरिश इन हिज प्राइड। इन हिज प्राइड मतलब यंग एज में। अभी पढ़ते हैं हम टिंटन एबी। टिंटन एबी का ओवरव्यू देखेंगे विद एग्जाम पॉइंट्स। इन टिंटन एबी का फुल टाइटल, लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वेन
ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13 1798। अभी WAY ये एक रिवर का नाम है इसमें। रिटन इन डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स एंड कंप्राइजेस वर्स पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स मीन्स कोई भी मीटर नहीं होगा, कोई भी राइम, सॉरी मीटर इज देयर बट राइम इज नॉट देयर इन ब्लैंक वर्स। हिज सिस्टर डरोथी एड्रेस इन पोम्स फाइनल सेक्शन एज माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड। इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन आती हैं वो देखते हैं हम टिंटन एबी में। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्ड्सवर्थ कैन सी द टाइमलेस कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर इन टिंटन एबी। ओपनिंग लाइन टिंटन एबी की क्या है? 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from this mountain spring। M.H. अब्राहम जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म की बुक के ऑथर हैं, उन्होंने इस पोम को ग्रेटर रोमांटिक लिरिक कहा है। टिंटन एबी कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे। शोज द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर, टिंटन एबी में दिखाया गया है। और इसमें 3 स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं। द एनिमल प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड, एडोलसेंट पैशन फॉर द वाइल्ड एंड ग्लूमी, अवेयरनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आवर परसेप्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड आवर ह्यूमन एंड मोरल वर्ल्ड। ये जो तीनों जो स्टेजेस हैं, M.H. अब्राहम ने अपना एक ऐसे लिखा है, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल इन द ग्रेटर रोमांटिक लिरिक। तो इनमें दोनों में सिमिलरिटी है। कैसे? पहला जो है लाइन द एनिमल प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड, वो सिमिलर है डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन के। दूसरा एडोलसेंस पैशन फॉर द वाइल्ड एंड ग्लूमी, वो है एनालिसिस ऑफ सेंस सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम दैट ट्रबल द पोइट। और जो लास्ट वाला जो है वो सिमिलर है, अफेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड। प्रिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंगसन, उनके द्वारा ये पब्लिश की गई थी। इसका सबटाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल, ये फुल टाइटल है। प्रेजेंट जो टाइटल था वो मैरी वर्ड्सवर्थ ने सजेस्ट किया था। ये पोम है वो एड्रेस की गई थी कोलरिज को, और किस टाइटल से? पोएम टू कोलरिज के नाम से। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, पोस्टुमसली पब्लिश हुई है 1850 में। 14 बुक्स हैं इसमें, और जो अर्लियर इसका वर्जन था 1805 में, उसमें 13 ही बुक्स थी। इन द प्रिल्यूड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिल्यूड में। प्रोलॉग टू अनफिनिश्ड लॉन्ग पोएम द रिक्लूज ही डिड नॉट कंप्लीट, another portion of the recluse was published as a excursion। Wordsworth coined the famous phrase sport of time in prelude। प्रिल्यूड की बुक नंबर 12 में उन्होंने एक फ्रेज कोइन किया है, स्पोर्ट ऑफ टाइम। स्पोर्ट ऑफ टाइम का मतलब जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, प्लीजिंग देने वाली होती है, तो प्लेजरेबल जो मोमेंट होता है उसको उन्होंने स्पोर्ट ऑफ टाइम कहा है, स्पेशली नेचर के कंसर्न में। There are in our existence sport of time that with distinct preeminence retain a reweighting virtue whence depressed। एंड इसी बुक नंबर 5 में एक बॉय का अपीयरेंस दिखाया गया है, वो जो म्यूट है, गूंगा है। सो इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ बॉय ऑफ विनेंडर हु इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस इन बुक नंबर 5। एक्चुअल में जो बॉय था वो ड्वार्फ था। सो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ। देयर वॉज ए बॉय, ये नो हिम वेल, ये क्लिप एंड आइलैंड ऑफ विनेंडर, मैनी ए टाइम एट इवनिंग व्हेन द अर्लीस्ट स्टार बिगन, ब्लू मिमिक हूटिंग्स टू द साइलेंट वॉल्स। प्रिल्यूड में हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस भी मिलता है। वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी 1789 में शुरू होती है। वहाँ की एक नोटोरियस प्रिजन है बेस्टाइल करके, वहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। और इस रिवॉल्यूशन का क्या मोटो, क्या एम था? लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, सोशल जस्टिस, फ्रीडम। इसकी ओपनिंग लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
Oh, pleasant exercise of hope and joy, for mighty were the auxiliaries which then stood upon our side, we who were strong in love. Bliss was it that dawned to be alive, but to be young was very heaven. O times, bliss was it in that dawn to be alive. इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी भी जाती है एग्जाम्स में. अभी आती हैं लूसी पोइम्स. लूसी पोइम ये 5 पोइम्स होती हैं एक सीरीज में, और 1798 और 1801 के बीच में लिखी गई थी. इसमें क्या होता है, पोइट की लॉन्गिंग दिखाई गई है, और वो किसके लिए, कोलरिज के लिए और उसकी सिस्टर डरोथी के लिए. तो ये 5 जो पोम्स थे, सिर्फ और सिर्फ उनका टाइटल वी हैव टू रिमेंबर. स्ट्रेंज फिट ओ पेजन हैव आई नोन, she dwelt among the untrodden ways. I travel among unknown men. 3 years she grew in sun and shower. As slumber did my spirit seal. ये जो 5 पोम्स का जो नाम बताया वो लूसी पोम्स में आती हैं. अभी आते इमोर्टिलिटी ओड. इसका फुल टाइटल क्या है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. ये इरेगुलर ओड है, और इरेगुलर ओड है वो इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में अब्राहम काउली के द्वारा, जो मेटाफिजिकल पोइट्स में हम पढ़ते हैं. और एक्चुअल में इरेगुलर ओड को हम पिंडारिक ओड भी बोलते हैं. वो उनका जो राइम स्कीम है वो इरेगुलर रहेगा, और वो जो लेंथ है वो भी इरेगुलर रहेगा. इमोर्टिलिटी ओड है पोम, वो द रिट्रीट एक पोम लिखी थी हेनरी वोगम ने, वहाँ से ये इंस्पायर हुई है. और एस.टी. कोलरिज ने इस पोम का रेस्पॉन्ड किया है. कौन सी पोएम लिख के, डिजेक्शन एंड ओड. इमोर्टिलिटी ओड द बटरफ्लाई से शुरू होती है और टू द कुकू से एंड होती है. इमोर्टिलिटी ओड में हमारे को एक कॉन्सेप्ट दिखने को मिलेगा जो प्लेटो ने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस. प्री एग्जिस्टेंस का मतलब ह्यूमन माइंड में ही सब कुछ है, नॉलेज है, वहाँ से हमने रीडिस्कवर करना है, और हमारे जो पहले के जो पास्ट इनकारनेशंस हैं वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है. तो ये कॉन्सेप्ट हमें इमोर्टिलिटी ओड में देखने को मिलता है. Focus on the childhood experience of natural world and its gradual fading into the light of common day, the consolation of maturity, when man can still remain, shadow recollection of former glory, affirmation of poets, faith in philosophical mind and the human heart. Poem combine aspect of Coleridge's conversation poems, the religious sentiment of Bible, the works of Saint Augustine, and aspect of elegiac and apocalyptic ट्रेडिशन. यहाँ पे इस इमोर्टिलिटी ओड में बाइबल के भी हमारे को सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ एक रेफरेंस सेंट एगस्टिन के भी मिलेंगे. एलिजाइक टोन है इसकी, और एपोकलिप्टिक ट्रेडिशन को इसने फॉलो किया. इट मीन्स जो सोसाइटी मतलब लाइकली टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म होने को है, उसको हम एपोकलिप्टिक बोलते हैं. इसकी जो फेमस लाइन है इमोर्टिलिटी ओड की, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग. इसका मतलब क्या है, मैंस रियल लाइफ इज इन हेवन, अर्थ लाइफ इज नथिंग बट ए टेम्पररी. मतलब असली जो लाइफ है वो हेवन में है, अर्थ में जो लाइफ होती है वो तो सिर्फ एक टेम्पररी है, एक स्लम्बर है, एक स्लीप है सॉरी. लास्ट लाइन क्या है इमोर्टिलिटी ओड की, थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयस एंड फियर, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, थॉट्स that do often lie too deep for tears. माइकल इनकी पोम है, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और पेस्टोरल पोएम है. पेस्टोरल पोएम क्या होती है, जिसमें शेफर्ड्स का रेफरेंस हो. द लोनली लाइफ इन ग्रास मेरी ऑफ द ओल्ड शेफर्ड माइकल एंड हिज वाइफ. और उनका जो बिलव्ड सन है ल्यूक करके, उसको भेज दिया जाता है डीजनरेटेड सिटी में. वहाँ पे फिर वो अपमानित महसूस करता है और डिसअपियर हो जाता है. और माइकल इनका जो फादर है वो मर जाता है ग्रीफ में, अपने बच्चे के ग्रीफ में. द थीम ऑफ हमने अभी तक जो पढ़ा है वर्ड्सवर्थ को, तो थीम जो थी वर्ड्सवर्थ की उसमें लॉस, डेथ, इंडोरेंस, सेपरेशन, अबेंडमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को अभी मिलेंगी. इन्होंने ये सारी चीज़ें अबेंडन कर दी हैं कहने का मतलब. और उन्होंने अभी जो है वर्ड्सवर्थ ने गवर्नमेंट जॉब ले लिया है. तो गवर्नमेंट जॉब जब लिया है तो कुछ एक राइटर्स हैं उसके ऊपर अटैक किए हैं,
इसमें पहला जो अटैकर है वो ले हंट है, और उन एक हैजलिट हैं, हैजलिट ने एक पोम लिखी है द मॉर्निंग क्रॉनिकल। इसमें भी इन्होंने वर्ड्सवर्थ को अपने जो आइडल्स थे, अपने आदर्श थे, उनको उन्होंने गिव अप किया है, तो उसके ऊपर अक्यूज किया है, एक्यूजेशन लगाया है, अटैक किया है। और ये जो एक्यूजेशन है वो हमें सबसे ज़्यादा एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है द लॉस्ट लीडर, उसमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या लिखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए ribbon to stick in his coat, found the one gift of which fortune befit us। इनका नेक्स्ट पोएम है डैफोडिल्स, जिसका बेसिकली फर्स्ट स्टेंजा में लाइन मिलती है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, सिमिली है इसमें। About loneliness of poet which he faces after the death of his brother. However, the endless view of the golden daffodils in field across the lake filled him with joy। ये जो पोम है इंस्पायर हुई है ड्रोथीज की जर्नी से इंस्पायर हुई है। एक लेक थी वहाँ पे ग्रेसमेयर इंग्लैंड में, तो वहाँ से ये इंस्पायर होके लिखी है। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड। इनकी नेक्स्ट पोइम है द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर बेसिकली ये इंस्पायर भी डरोथी से हुई है, उनकी जो सिस्टर है उन्हीं से। और स्पेशल थिंग ये है सोलिटरी रीपर में स्कॉटलैंड का एक गांव है, एक विलेज है स्ट्रैथहेयर के नाम से, वहाँ पे ये लिखी गई थी। इसमें क्या दिखाया गया है, दिस पोम इज अबाउट ए हाईलैंडलेस, हाईलैंडलेस मतलब हाईलैंड पे रहने वाली गर्ल हु इज इन फील्ड अलोन सिंगल इन द फील्ड एज सी इज हार्वेस्टिंग हर क्रॉप्स सी इज सिंगिंग ए सैड ट्यून विच इको इन द डीप वैली। द स्पीकर आस्क अस टू स्टॉप एंड लिसन टू हर ट्यून और जेंटली पास। तो यहाँ पे गर्ल्स को दिखाया गया है और वो सॉन्ग आती है सैड टोन में, और उसको सुनने के लिए स्पीकर बोलता है कि रुको और इसकी टोन को सुनो। और इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। नेक्स्ट पोम ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी है थॉमस ग्रे की पोम है हिम टू एडवर्सिटी, उसके ऊपर मॉडल्ड है। इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें मोरल और एथिकल वैल्यूज देखने को मिलता है ड्यूटी के लिए। सो यहाँ पे वो अपना मैसेज देना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को, कैसा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी इफ दैट नेम दाउ लव हु आर्ट ए लाइट टू गाइड ए रोड टू चेक द एरिंग एंड रिप्रो। यहाँ पे जो ईस्टर्न डॉटर है, ईस्टर्न का मतलब सीरियस डॉटर, सीरियस डॉटर किसकी, द वॉइस ऑफ गॉड। यहाँ पे ईस्टर्न डॉटर है सिर्फ और सिर्फ किसको रेफर कर रही है, ड्यूटी को रेफर कर रही है। नेक्स्ट पोम इनकी लंदन 1802। पोम इज होमेज टू मिल्टन बाय सेइंग दैट ही कैन सेव द entirety of England with his nobility and virtue. Poem is to draw attention to what Wordsworth feels are the problem with English society. यहाँ पे मिल्टन को होमेज की गई है लंदन 1802। मिल्टन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट वो फील करते हैं कि लंदन में आओ और सोसाइटी की जितनी वैल्यूज जो ख़त्म होती जा रही हैं उनको रिवाइव करो। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मिल्टन दाउ शुडस्ट be living at this hour, England had need of thee, sea is a fan of stagnant water, altar, sword and pain। एक्सकर्सन इनकी पोम जो आइसोलेशन में लिखी गई थी उस समय, इस पोम में खुद जो वर्ड्सवर्थ हैं वो डम हैं, मतलब he neither hear nor speak। Wordsworth provided the reader perspective on his figure by referring to the face of sun moving above him, representing grace that redeem life। इसका जो फुल टाइटल है द एक्सकर्सन बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूज ए पोम। रिक्लूज का ये पार्ट भी थी, रिक्लूज एक अलग से पोम है जिसका ये पार्ट भी रही है। और 9 बुक्स में एक्सकर्सन है। 9 बुक्स कौन कौन सी हैं, द वैंडरर, द सोलिटरी,
despondency corrected, the pastor, the churchyard among the mountains continue, the parsonage, a disgrace of wanderer. अभी इसमें 4-5 करेक्टर हैं, वी हैव टू रिमेंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है सोलिटरी। तो यहाँ पे जो पास्टर होता है वो मिलता है एक पोइट से, वांडरर से, सोलिटरी से एक्सकर्सन के दौरान में। सोलिटरी वॉज वरीड बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एज वेल एज फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे फियर दिखाया गया है सोलिटरी का, और उसकी वाइफ भी मर जाती है, चिल्ड्रन भी मर जाते हैं, और फ्रेंच रिवोल्यूशन का उनको डर भी लगता है सोलिटरी को। लॉर्ड माया जो है एक नरेटिव पोम है, और इस पोम के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस वर्जिल का है। और ये पोम जो है इन्होंने वर्जिल की पोम्स को इन्होंने पढ़ा भी है। तो उस समय ये है ट्रोजन वार के ऊपर पूरा का पूरा बेस है। लॉर्ड मानिया द वाइफ ऑफ प्रोटेस्लियस यहाँ पे एक करेक्टर है, उनकी वाइफ होती है लॉर्ड मिया। इसको याद रखने के लिए हमें इतना याद है कि ट्रोजन वार के ऊपर बेस्ड है। पीटर बेल एटेलिन वर्स, इसका फुल टाइटल पीटर बेल एटेलिन वर्स, ये भी नरेटिव पोम है। इसमें पीटर बेल है, पहले बंदा जो है हार्ड हटेंड दिखाया जाता है, बाद में एक जेंटलमैन बन जाता है, इट मीन्स रिफॉर्म्ड मैन बन जाता है। पीटर बेल इज ए पोर्टर, लॉलेस, रोविंग मैन, इनसेंसिबल टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। कमिंग टू एज ऑफ स्वेल, he see a solitary ass and hopes to steal it. The ass is gazing into the water at some object which turns out to be the dead body of its owner. After serious supernatural events, Peter mounts the ass, which eventually lead him to the cottage of the drowned man's widow. Peter's spiritual and supernatural experience on his ride make him a reformed man. The ludicrous nature of part of poem made it the subject of many parodies, including पीबी शेलीज पीटर बेल द थर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पीबी शेली ने भी सेम नाम की एक पोम लिखी है, पीटर बेल द थर्ड, उसमें पैरोडी किया है इस पोम को, इट मीन्स मोकिंग इमिटेशन हुआ है। लूसी ग्रे है, एक डेथ बताई गई है यंग गर्ल लूसी का, इवनिंग स्ट्रॉम होता है उसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सुजाना कोलिंस का एक डायस्टोपियन नॉवल है द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नैक्स, उसमें लूसी ग्रे बेर्ड नाम का एक करेक्टर अपीयर होता है। ये रेफरेंसेस यहाँ से लिया गया है। VR7, इसमें क्या है, डेथ को दिखाया है और रियलिटी को दिखाया है। इसमें ये 7 मेंबर्स होते हैं, बट उसमें 2 डाइड हो जाते हैं, बट वो जो कॉटेज गर्ल हैं वो 7 के 7 ही काउंट करना चाहती है इस पोम में, बट एक्चुअल में वो 5 हैं। पोएम डिस्क्राइब ए डिस्कशन बिटवीन स्पीकर एंड लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर हु डिवेल विद हर। द पोएम टर्म ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू काउंट 2 डेड सिबलिंग एज ए पार्ट ऑफ फैमिली। Girl says we are 7 because she doesn't understand the meaning of death and she cannot differentiate dead from alive. That is why she counted 7 instead of 5. My heart leaps up. इसको रेनबो के नाम से भी जानते हैं पोम को। Describe delight of speaker feel upon seeing a rainbow. This joy prompts the speaker to reflect on the passing of time and the significance of childhood. अभी एक अमेरिकन राइटर हुए हैं कॉर्माक मैकार्थी, इनका एक एपिक नॉवल है जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इंटरनेशनल फेम वाला ये नॉवल है। तो और नॉवल का नाम है ब्लड मेरिडियन। ब्लड मेरिडियन में मैकार्थी पैराफ्रेज करते हैं वर्ड्सवर्थ को इस पोम से लाइन उठा के, द चाइल्ड द फादर ऑफ ए मैन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और माई हार्ट स्लीप्स अप में हमने ये भी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस हम पढ़ते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डे टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पेटी। द वर्ड इज टू मच विद अस, इंपॉर्टेंट पोम है। इसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसको क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ ने, और एक अमेरिकन पोइट हुए हैं A.R. एमोन्स के नाम से, उन्होंने इस पोम को पैराडाइज किया है, इट मीन्स ये अगेंस्ट में जाते हैं। और उनकी जो पोम है सुगोलेड के नाम से इनकी पोम है। वो क्या लिखते हैं, आई वुड रादर बी सकल बाई एन आउट वन पैगन दैट गेट माई हॉर्न रेस्ट इन द अर्नोल्ड ट्रेटन।
इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की आई वुड रादर बी ए पेगन सेकल इन ए क्रीड आउट ऑन सो माइट आई स्टैंड ऑन हिज प्लीजेंटली हैव ग्लिम्पिस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न हैव साइट ऑफ पोर्टियस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेस्टेड हॉर्न। यहाँ जो प्रोटियस है वो सी गॉड है और ट्राइटन भी सी गॉड है। द टेबल टर्न्स इनकी इंपॉर्टेंट पोइम है। इसमें क्या दिखाया गया है कि बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स दैट प्रोवाइड्स एम्प्टी नॉलेज एंड दैट नरेट इज द बेस्ट टीचर नेचर इज द बेस्ट टीचर विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन इविल एंड गुड। टेबल टर्न में ये दिखाया गया कि बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ के लिए, लाइफ के लिए तो नेचर इंपॉर्टेंट है। लाइन कौन सी है? स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मिडलिंग इंटेलेक्ट mishap the beauteous form of thing we murder to dissect Wordsworth which of the following best summarize the speaker's portion। ये क्वेश्चन भी है, यहाँ से ये जो लाइन है ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अभी हम एंटी यूजीसी नेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इन एंटी यूजीसी नेट एग्जाम। पहला क्वेश्चन है मैचिंग क्वेश्चन है। इनका प्ले है द बॉर्डर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ऑर्थर विंग पिनोरो ने भी प्ले लिखा है द सेकंड मिसेस ट्रैंक्विलिटी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी एक प्ले है, ट्रेजेडी है स्ट्राफोर्ड। एस.टी. कोलरिज का प्ले है रिमोर्स। रिमोर्स का जो अर्लियर टाइटल था वो ओसोरियो था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी एक प्ले लिखा है क्वीन मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज विलियम हैजलिट कॉल डॉन क्योटो लाइक इन हिज एसे माई फर्स्ट एक्विटेंस विद पोएट्स। डॉन क्योटो के नाम से एड्रेस किया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को हैजलिट के द्वारा। कौन से ऐसे में? माई फर्स्ट एक्विटेंस विद पोएट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑफ थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? We have read it, The Lees Gather. Which romantic poet coined the famous phrase sport of time? William Wordsworth, जो प्रिल्यूड में है। स्पॉट ऑफ टाइम का मतलब है मेमोरेबल मोमेंट्स हमारे दिमाग में रह जाती हैं नेचर को देख के। He is not fully recognized at home, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believe that the poetical performance of is after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly the most considerable in our language. To whom does Matthew Arnold refer in the above statement? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने तो काफ़ी प्रेज करी है वर्ड्सवर्थ की। आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा है वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस वॉज इट दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दिस अकर इन अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड पोएम थी उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी दिखाया गया है। वहाँ से ये प्रिल्यूड से लाइन ली गई है। नेक्स्ट इनका मैचिंग क्वेश्चन है एक्सकर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्रिस्टेबल, एस.टी. कोलरिज। क्वीन मैब, पी.बी. शेली। मिल्टन, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग अनदर। Thy soul was like a star, dwelt apart. Thou hast a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic free. So didst thou travel on life's common way, in cheerful godliness. Whose line are these? To whom are they addressed? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लंदन 1802 पोम थी उसमें ये लाइनें दी हैं मिल्टन के लिए। द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइन वॉज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स ने कॉइन किया है। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। और इगोटिस्टिकल का मतलब हमने पता ही है कि बहुत ज़्यादा ओबेस था विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को देख के, इसलिए इन्होंने जॉन कीट्स ने ये अटैक भी किया है ये फ्रेज कॉइन करके। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इन विच पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। ये लाइन हमने पढ़ी है, लाइन रिटन ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबी। नेक्स्ट इनका मैचिंग क्वेश्चन है द एक्सकर्सन। अगेन इन्होंने पूछ लिया है विलियम वर्ड्सवर्थ का पोम एक्सकर्सन। पी.बी. शेली का अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये सब टाइटल भी इंपॉर्टेंट है पी.बी. शेली का। विलियम ब्लैक का सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस।
जिसमें टाइगर वाली पोम हम देखते हैं। जॉन कीट्स कॉमिक, माई कॉमिक बुक एडेप्टेशन ऑफ द पोम ला बेल डैम सन मर्सी बाय जॉन कीट्स। In which poem does the following line appears? Our birth is but a sleep and a forgetting. ये immortality ode में line appears होती हैं। The final version of Wordsworth, the prelude appear in 1850 में। 1850 में posthumously ये publish होती है वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में उनकी वाइफ मैरी हचिंगसन के द्वारा। What a mockery this of history, the past that to come. Now do I feel how men are deceived, reading of nation and there in faith, faith given to vanity and emptiness. प्रिल्यूड में ये लाइन्स अपीयर होती हैं। अभी इन्होंने बुक नंबर ही पूछ लिया है, तो बुक 9 में रेजिडेंस इन फ्रांस में ये लाइन लिखी गई हैं। अभी ये मीनिंग पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसहैप्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट वर्ड्सवर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समरी ऑफ द स्पीकर्स पोजिशन। नेचर यील्ड्स ए प्लेजर सुपीरियर टू दैट डिराइव फ्रॉम द इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी। Antagonized by what he considered to be the provinciality of the lake poet, Byron wrote the preface to which of his work as a rebuke to Wordsworth's own introduction to Thorn। यहाँ पे अटैक करते हैं विलियम ब्लैक वर्ड्सवर्थ के ऊपर डॉन योन के नाम की पोम में। In book 5 of Prelude, Wordsworth dream of an Arabs in desert after reading which great work। तो प्रिल्यूड लिखते समय वर्ड्सवर्थ ने सर्वेंटिस का डॉन क्योटो नाम की बुक को रीड किया था। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड? कैम्ब्रिज, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ मेंशन फेमसली दैट ही वॉज फोस्टर्ड अलाइक ब्लैंक बाई एंड ब्लैंक। अभी ये गेट का क्वेश्चन है, तो ब्यूटी एंड फियर इसमें भरना है हमें। An English poet couldn't help the excitement that an historical event caused in his lifetime. Bliss was it that down to be alive but to be young was very heaven। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हमें प्रिल्यूड में लाइन देखने को मिलती है। दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Which version of the lyrical ballads was the first one to have the preface by Wordsworth? 1800। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है नेट ने। What is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Throne? I have measured it from side to side, this 3 feet long and 2 feet wide. Answer is infant grave। मैचिंग क्वेश्चन है। I cry oh mercy, pity, love, a love। ये जॉन कीट्स की पोम है टू फैनी नाम की। The word is too much with us, विलियम वर्ड्सवर्थ। O world, O life, O time, ये पीबी शैली की है लामेंट पोम से। When true love burns, desire is love, pure flames, ये सैमुअल टेलर कोलरिज की पोम है, डिजायर से ली गई है। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। डिफेंस ऑफ प्राइम 1803 सैमुअल डैनियल ने लिखा है। सैमुअल डैनियल का एक पोम और आता है डेलिया करके। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800। लाइफ ऑफ कोहली 1779 टू 1781, इसमें 52 पोइट्स होते हैं। फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट का लेक्चर है 1956 में। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड्स आर ट्रू? तो ये मैंने ट्रू ही लिखे हैं सारे, उसमें नोट ट्रू था क्वेश्चन में। सो क्या है? इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कोलरिज द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर। इट ऑल्सो कैरिड द पेस्टोरल एंड अदर पोम्स। It carry a preface which Wordsworth added in 1800। Next question. A.R. Amon's Paradise, a famous poem in Swageld. I would rather be suckled by an outworn pagan that get my horn wreathed in Arnold Triaton। आंसर क्या है? The word is too much with us। ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वहाँ से इन्होंने पैरोडी करी है। अभी फेमस वर्क कौन कौन से हैं वर्ड्सवर्थ के? ऐसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर ऑल द फेमस वर्क्स।
तो लिरिकल बैलेट 1798, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज 1793, टिंटन एबी 1798, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी 1807, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1800, सोलिटरी रिपर, ओड टू ड्यूटी, लंडन, द एक्सकर्सन, लुडमानिया, पीटर बेल, द प्रिल्यूड 1850, लूसी ग्रे, माइकल, द टेबल, माइकल, वी आर सेवन, माई हार्ट स्लीप्स अप, the world is too much with us, to the cuckoo, the French Revolution. This is all about the William Wordsworth. I tried my best. Thank you so much.